करीब 3 साल बाद फिर आया हूँ तुम्हारे शहर में। जानता हूँ ये शहर कभी मेरा भी था, लेकिन मैं कहाँ रुक पाया था यहाँ। तुम तो यहीं की थी और आज भी हो, तो तुम्हारा शहर ही कहूँगा इसे। मेरे लिए तो तब भी अजनबी था ये शहर और आज भी है। हालांकि तुमसे मिलने के बाद मुझे यह अपना सा लगने लगा था, लेकिन मेहमानों को कोई अपने यहाँ कितने दिन रख सकता है। तुमने मुझे पराया किया तो यहाँ की हर सड़क, बाजार, लोग, गली मोहल्ले, सब ने मुझे बेगाना कर दिया। बहुत कुछ बदल गया है। जैसे जिंदगी हर पल बदलती है, वैसे ही जगह में भी बदलाव आता है। समय के साथ शहर की रौनक बढ़ गई है। जगह जगह खुले मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और हर तरफ नजर आते फ्लैट। आबादी बढ़ने के साथ रहने के लिए घर भी चाहिए। छोटे बड़े ऊंचे बौने, हर तरह की बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो गई हैं, जिनके भीतर हजारों कमरे हैं। कोई 2-3 कमरों को अपना घर कहता है तो कोई एक कमरे में रहकर ही संतुष्ट है। रिहायशी इलाके ज्यादा हो गए हैं यहाँ। इन्हीं में से एक फ्लैट में तुम भी रहती होंगी, न जाने किस फ्लोर पर। लेकिन फ्लैट में रहने की बात असंभव लगी मुझे। तुम तो जरूर किसी बंगले में रहती होंगी, पूरे ठाट बाट और ठसक के साथ। सरकारी नौकरी में अगर विशिष्ट पद पर हो तो बात ही क्या है। तभी तो हर कोई आईएएस बनने का सपना देखता है। मैं इस समय यूं ही सड़कों पर घूम रहा था, बेमतलब सा, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हुआ, या शायद इस उम्मीद से कि तुम कहीं दिख जाओ। आखिर तुम्हारा शहर है, तुम चाहे जहां निकल सकती हो। रोशनी इतनी ज्यादा है कि आंखें चौंधिया रही हैं। हर सड़क पर सोडियम लाइट लगी है, उस पर से मॉल और दुकानों की जगमगाहट भी कम नहीं है। वाहनों की कतारें ही कतारें नजर आ रही हैं सड़कों पर। आज कोई त्योहार नहीं है, लेकिन लगता है तुम्हारा शहर अब हर समय रोशन रहता है। तुम यहाँ रहती हो क्या इसलिए? 3 साल में इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। तुम यहाँ रहती हो क्या इसलिए? जब मैंने इस शहर में कदम रखा तब मुझे नहीं पता था कि यह मुझे कुछ देगा तो बहुत कुछ छीन भी लेगा। मैं यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने आया था। कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारी मुलाकात हुई। यूपीएससी की तैयारी का तुम्हारा दूसरा अटेम्प्ट था और मेरा पहला। पढ़ाई को लेकर तुम्हारी शिद्दत मुझे प्रेरित करती और तुम्हारा हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहना मुझे आकर्षित करता। अच्छी ट्यूनिंग हो गई हमारे बीच। मैं एक किराए के मकान में रहता था, इसलिए अक्सर तुम मेरे लिए घर से खाना ले आती थी। तुम्हारे मम्मी पापा दोनों ही उच्च पदाधिकारी थे और संपन्न परिवार से होने की वजह से तुम्हारे लिए किताबें खरीदना कठिन नहीं था। लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि खुलकर खर्च कर सकूं। तो अक्सर तुम अपनी किताबें, नोट्स और अखबार तक मुझे दे जाती थी। चाहे कुछ हो जाए, यूपीएससी क्रैक करनी है। मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी मकसद यही था जीवन का। लाइब्रेरी में बैठ साथ पढ़ते, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारी पॉजिटिव सोच मेरी निराशा को दूर कर देती। तुमने कभी नहीं कहा कि मुझे प्यार करती हो तो, पर तुम्हारी आंखों की भाषा को मैं पढ़ पा रहा था। ठीक है, एक बार एग्जाम पास कर लिया तब सीधे सीधे तुमसे अपने दिल की बात कह दूंगा। कुछ बन जाऊंगा तो अधिकार और हिम्मत दोनों ही आ जाएंगी, मैं सोचता। तीसरे प्रयास में तुम सफल हो गई और मैं सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो डिप्रेशन में चला गया। तुम्हें खो देने का डर भी हावी हो गया।
तुमने ऐसा तो नहीं जताया कि एक असफल व्यक्ति के साथ तुम रिश्ता नहीं जोड़ना चाहोगी, पर तुम्हारी आंखों की भाषा पढ़ ली मैंने। उनमें सहमति की कोई चमक मुझे दिखाई नहीं दी। मैं और प्रयास कर सकता था, पर वापस लौट गया अपने घर। कहाँ तक पैसे जुटाते पापा? तुमने न कुछ कहा, न पूछा और न ही रोका। ये भी नहीं कि प्रयास करते रहो। मेरी किस्मत की पीसीएस निकाल लिया मैंने 1 साल बाद। आज तुम्हारे शहर सरकारी काम से ही आया हूँ। पता लगा था कि तुम इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। तुमने भी कहाँ पीछे मुड़कर देखा या मेरे बारे में जानने की कोशिश की। लेकिन मैं एक तरफा प्यार के एहसास से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। एक बार मिलकर जानना चाहता हूँ, क्या तुमने मुझसे प्यार किया था? क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो? सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए, एक क्लोजअप पाने के लिए। तुम्हारे सामने खड़ा होकर अधिकार और हिम्मत से पूछना चाहता हूँ। तुमसे कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं भी अच्छे पद पर हूँ। मैं भी अब काबिल कहला सकता हूँ। तुम्हारे बराबर न सही, पर कुछ पीछे तो खड़ा ही हो सकता हूँ। क्या अब आ सकोगी मेरी जिंदगी में? मन हुआ कि पुराने पते पर जाकर पता लगाऊं तुम्हारे बारे में। ये जो उम्मीद होती है न, वह बंद दरवाजे को खटखटाने को मजबूर कर देती है। जानता हूँ कि वह तुम वहाँ अब नहीं रहती होंगी। इतनी बड़ी पदाधिकारी बन चुकी हो, किसी पॉश इलाके में सरकारी बंगला होगा तुम्हारा। लेकिन हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा अभी अपने इसी सरकारी बंगले में रहते हों। क्या पता तुम भी उन्हीं के साथ रह रही हो। ये सोचकर कि तुम न भी मिली तो हो सकता है तुम्हारे बारे में कोई जानकारी ही मिल जाए। मैं उस सरकारी बंगले के गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर खड़े गार्ड ने रोका। नम्रता, मेरा मतलब है गोखले परिवार यही रहता है ना? नहीं, गार्ड ने रुखाई से कहा। इधर बैनर्जी साहब रहता है। कुछ जानकारी है उनके बारे में? उसकी झल्लाहट को नजरअंदाज करते हुए मैं सवाल पूछे जा रहा था। नहीं मालूम, हर कुछ साल में नया साहब यहाँ आता है। गार्ड भी बदलते रहते हैं। वापस लौट रहा था मैं, बिना कोई जवाब मिले। रेड लाइट पर कैब रुकी तो बगल वाली कार पर नजर चली गई, या शायद किसी ने मुझे उस तरफ देखने को उकसाया था, जैसे शायद नियति चाहती थी कि मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। पीछे की सीट पर तुम बैठी थी। एक छोटी बच्ची तुम्हारी गोद में थी। बगल में एक पुरुष बैठा था, बिल्कुल तुमसे सककर। उसका हाथ तुम्हारे कंधों पर था। वह कभी बच्ची को चूमता, कभी तुम्हें प्यार से देखता। अचानक बच्ची हंसने लगी। उसके साथ तुम दोनों भी खिलखिलाए। सिग्नल की बत्ती हरी हो गई। तुम्हारे ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। मेरी कैब तुम्हारी कार के पीछे चल रही थी। मैं आज भी तुमसे कई कदम पीछे ही छूट गया हूँ। ये शहर तुम्हारा है। मैं तो हमेशा इसके लिए कभी कभी आने वाला मेहमान ही रहूंगा। नम्रता, जा रहा हूँ मैं। नहीं चाहता कि फिर कभी लौटकर आना पड़े मुझे तुम्हारे शहर में पराये होने का एहसास लिए।